तो बच्चों लास्ट टाइम हमने देखा था किस तरीके से हमारा कंप्यूटर सिस्टम काम करता है, कैसे हमारा सीपीयू, रैम, रोम वर्क करता है और कैसे हमारा हमने कंप्यूटर को समझाया था कि ह्यूमन डेटा को वो कैसे अंडरस्टैंड करे, किस तरीके से हमारे डेटा को वो अंडरस्टैंड करता है नेम, नंबर्स एंड बुलियन के थ्रू। उसके बाद हमने देखा था कि डेटा को वो किस तरीके से रैम के अंदर स्टोर करता है थ्रू वेरिएबल्स। फिर हमने देखा था कैसे हमारा इन सब के थ्रू जो हमारा कंप्यूटर है वो अंडरस्टैंड करता है कि भाई ये जो डेटा है वो डेटा को डेटा के टाइप के थ्रू समझता है। जैसे कि हमने बात भी की थी कि उसको फर्क सिर्फ दो ही चीजों से पड़ रहा था कि वेरिएबल का नाम क्या है और उसमें जो डेटा स्टोर्ड है उसका टाइप क्या है। इसके थ्रू वो सारी हमने चीजें अब तक देखी। अब उसके बाद हम एक स्पेसिफिक नीश में आते हैं, मतलब एक लैंग्वेज को लेके बात करते हैं जैसे कि पाइथन, कि पाइथन इसको कैसे निभाता है, कि पाइथन के थ्रू हम कैसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कैसे हम पाइथन वेरिएबल्स को डेटा प्रोवाइड करवाते हैं। हम अब इस चीज पे बात करेंगे, पाइथन है क्या उस चीज को समझते हैं। सबसे पहले पाइथन को देखते हैं है क्या। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले व्हाट इज पाइथन। तो पाइथन है क्या, तो सिंपल भाषा में कहें, पाइथन इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन एक काफी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हमें पता भी है। आज के टाइम पे आप नाम भी देखते होंगे, पाइथन का नाम सबसे ज्यादा आता है कि ये सबसे ज्यादा यूजफुल लैंग्वेज भी है। उसके बाद पहली चीज, इसको आगे बढ़ाने से पहले हम समझ लेते हैं पाइथन की तीन इंपॉर्टेंट चीजें, कि पाइथन आज के टाइम पे इतनी यूजफुल क्यों है और क्यों पाइथन को लोग ज्यादा यूज भी करते हैं। तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं पाइथन की। तो पहली चीज, उसके बाद हम इसको देखेंगे तो ज्यादा आसान लगेगा आपको। पहली चीज, पाइथन एक इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन एक इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दूसरा, पाइथन एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। तीसरा, पाइथन एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, ओपन सोर्स है। पाइथन एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब मतलब क्या है तीनों का एक एक करके समझते हैं। पहले पे आते हैं, व्हाट इज इंटरप्रेटर। तो एक चीज समझते हैं, कोई भी जो लैंग्वेज है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो दो ही तरीकों की हो सकती है, या तो वो इंटरप्रेटर होगी या तो वो कंपाइलर लैंग्वेज होगी। जिसने कभी पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो उसको ये चीज पता होगी कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर होता क्या है। लेकिन आपके लिए मैं मोटा मोटा बताऊं कि इंटरप्रेटर कंपाइलर होता क्या है, डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि डीप में जाएंगे तो काफी डीप है समझने के लिए। लेकिन अगर मैं ऊपर ऊपर से आपको बताऊं इंटरप्रेटर और कंपाइलर में डिफरेंस क्या है। पहली चीज, कोई भी जो लैंग्वेज है वो या तो इंटरप्रेटर होगी या तो वो कंपाइलर होगी। इंटरप्रेटर या कंपाइलर होता क्या है, वो मीडियम है ये, कि आप जहां पे जो भी हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी है या जो भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको कैसे, जो हमारे प्री डिफाइंड वोकैब है उसका उसको मीनिंग पता रहता है जीरो वन में, और वो कंप्यूटर को जीरो वन में मतलब बताता, मतलब मेरे और कंप्यूटर के बीच में वो इंटरप्रेटर या कंपाइलर ही होता है। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको सर्टेन वर्ड की डेफिनेशंस पता रहती हैं, जीरो वन में भी और उन सर्टेन वोकैब इंग्लिश वोकैब में भी। अब यहाँ समझते हैं, लेट्स से आपने प्रोग्रामिंग फाइल बनाई, इसमें बहुत सारा लाइन ऑफ कोड है ये हमारा, है ना। उसके बाद मान लेते हैं ये है मेरा इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर, और ये है मेरा कंप्यूटर। इंटरप्रेटर कैसे काम करता है, जब आप इसको फाइल देते हो, रन करते हो फाइल को अपनी, तो इंटरप्रेटर क्या काम करता है, आपके एक एक करके आपकी जो लाइन ऑफ कोड है एक एक लाइन के कोड को एग्जीक्यूट करके कंप्यूटर को देता चला जाता है, उसको जीरो वन में कन्वर्ट करता जाता है। जैसे लेट से आपने 100 लाइन लिखी है तो एक एक करके लाइन को जीरो वन में कन्वर्ट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा और कंप्यूटर को समझाता चला जाएगा एक एक करके। और दूसरी तरफ कंपाइलर क्या काम करता है, कंपाइलर में जब आप कोड को रन करते हो तो आपकी जितनी भी लाइन ऑफ कोड है वो सबको एक साथ रीड करके देन कंप्यूटर को जीरो वन में उसे समझाता है, देन उसका कन्वर्ट करके जीरो वन में कंप्यूटर को समझा देता है। इंटरप्रेटर एक एक करके समझा रहा है, कंपाइलर सारा एक साथ समझा देता है। इसको अगर समझना चाहो तो आप ऐसे समझो, मान लो मैंने आपको कहा भाई ये एक पेज है, इसमें कोई एक ऐसे लिखा हुआ है, आप एक काम करो मुझे समझाओ। तो आपके पास दो ही तरीके हैं समझाने के, उस ऐसे को पढ़ के समझाना है आपको अपने टीचर को क्या लिखा हुआ है। तो आपने क्या किया, हो सकता है आप एक एक लाइन करके समझाओ उसे। आपने पहली लाइन पढ़ी देन समझाया, फिर दूसरी लाइन पढ़ी देन समझाया, ऐसे करके पूरा पेपर आपने समझा दिया।
दूसरा तरीका क्या, पहले आपने पूरा समझ लिया खुद, देन समझाया, पूरा पढ़ के देन टीचर को समझाया भाई ये है। दो ही तरीके वैलिड है और यही दोनों है आपके इंटरप्रेटर और कंपाइलर। अब देखिए इंटरप्रेटर और कंपाइलर, जैसे हमने आपने मेन डिफरेंस इसका देखा कि एक एक करके लाइन होती है, कंपाइलर में बहुत सारी लाइन एक साथ रन होती हैं, तो इंटरप्रेटर में एक एक करके होती हैं। तो इसी के लिए आप देखोगे पाइथन का यूज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में भी काफी होता है, क्योंकि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है जहां पे हमको एक एक लाइन का भी कोड लिखना होता है। जो स्क्रिप्टिंग कोड्स होती हैं उसमें हम एक एक सिंगल सिंगल लाइन के कोड भी होते हैं वहां पे। तो वहां पे इंटरप्रेटर लैंग्वेज से बढ़िया कौन काम करेगा जो एक सिंगल लाइन को समझा सके। वहीं पे अब यहाँ पे कंपाइलर का यूज इसलिए नहीं करते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में, क्योंकि जितनी भी कंपाइलर लैंग्वेजेस होती हैं उसकी जो भी आपकी प्रोग्रामिंग होती है उसमें एक फिक्स कोड जरूर होता है। जितने भी कंपाइलर लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर एक फिक्स कोड जरूर है, जबकि इंटरप्रेटर में ऐसा नहीं है। इंटरप्रेटर में आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वही कोड है, लेकिन कंपाइलर लैंग्वेजेस में क्या होता है, फिक्स कोड जरूर होता है। कि जैसे जावा में चार लाइन को ऑफ कोड है, वो फिक्स है, वो लिखना ही लिखना है आपको, भले ही आप अपना कोड बनाओ या ना बनाओ। लेकिन अगर आपने फाइल क्रिएट की है और उसको कहा है आपने जावा फाइल है, तो आपको वो चार कोड, मिनिमम 4-5 लाइन ऑफ कोड है वो लिखना ही लिखना है। सेम है सी प्लस प्लस भी कंपाइलर लैंग्वेज है, उसमें भी लिखना ही लिखना है। नहीं लिखेंगे तो वो आपकी वो फाइल ही वैलिड फाइल नहीं कहलाएगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कंपाइलर लैंग्वेज में क्या होता है, एक फिक्स कोड जरूर होता है, इंटरप्रेटर में ऐसा नहीं होता। इसीलिए इंटरप्रेटर को स्क्रिप्टिंग में हम यूज भी कर सकते हैं। तो पहली चीज आपको समझ है इंटरप्रेटर लैंग्वेज क्यों। अब दूसरी चीज, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये है यार कि पाइथन में आप एक बार कोड बनाओ और देन उस कोड को आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हो। लेट से मैंने एक कोड बनाया, मैं सेम कोड को वेब डेवलपमेंट में भी यूज कर सकता हूँ, सेम कोड को डेस्कटॉप में भी यूज कर सकता हूँ, सेम कोड को मोबाइल डेवलपमेंट में भी यूज कर सकता हूँ, या सेम कोड को मैं मशीन लैंग्वेज में भी यूज कर सकता हूँ। मतलब जहां आपको कोड एक बार बनाना है और उसे यूज मल्टी प्लेटफॉर्म्स पे आप कर सकते हो। प्लेटफॉर्म का मतलब है यही कि आप वेब बना रहे हो, ऐप में बनाना चाहते हो, डेस्कटॉप ऐप बनाना चाहते हो, मोबाइल ऐप बनाना चाहते हो, टीवी के लिए बनाना चाहते हो, डिपेंड्स ऑन आपकी सिचुएशन कि आप किस प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हो। पाइथन में आप एक बार कोड बना के किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप उसे रन कर सकते हो, इसीलिए हम इसे कहते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। तीसरा, ओपन सोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, तो इसको ध्यान से समझिए कि ओपन सोर्स के जो ज्यादातर लोग जानते हैं वो ये जानते हैं कि ओपन सोर्स का मतलब होता है फ्री, कि भाई फ्री टू यूज है। तो देखिए कह सकते हैं फ्री टू यूज है, लेकिन ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं हुई, ये ऊपर ऊपर से मतलब हो गया इसका। जो ओपन सोर्स है उसको अगर मैं सही से बताना चाहूं आपको, तो इसके दो मतलब होते हैं। ये दो चीजें हैं जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस की मेन डेफिनेशन। पहला, कि भाई जो भी प्लेट जैसे जो भी सॉफ्टवेयर है, अगर मैं कह रहा हूँ ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ये सॉफ्टवेयर कैसे बना है, इसकी जो कोडिंग है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। मतलब वो अवेलेबल है पब्लिक के लिए, वो ऐसा नहीं है वो हाइड की गई है। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए पेटीएम ऐप है, पेटीएम ऐप ने पेटीएम ऐप बनाया अपना, तो उसने कोड तो रिवील नहीं किया ना भाई साहब देखो मैंने ऐसे अपना पेटीएम ऐप बनाया है। अगर वो ऐसे कोड रिवील कर देगा तो उसको हैक होना ज्यादा आसान हो जाएगा, कि भाई क्योंकि वो यूज करता है कमर्शियल उसके लिए। तो वो उसने जो ऐप बनाया तो किसी को रिवील नहीं करता ना, मैंने देखो ऐसे ऐप बना दिया। बस ऐप लोगों को देता है कि देखो मैंने बना दिया, अब आप यूज करो बस, आपको मतलब ही नहीं होना चाहिए बना कैसे। तो वही चीज, कोई भी अगर हम किसी भी सॉफ्टवेयर को मैं अगर आपका ओपन सोर्स कर दूं, तो इसका क्लियर मतलब है कि मैंने वो जो ऐप बनाया है, वो सॉफ्टवेयर बनाया, उस सॉफ्टवेयर का जो जिस तरीके से मैंने बनाया वो सारा रिवील कर दिया। जो उसका कोड है, सोर्स कोड है, वो मैंने सारा रिवील कर दिया। तो उसको ओपन सोर्स कहते हैं, पहली चीज। दूसरा, ओपन सोर्स में जब दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका क्रेडिट देना। मतलब कि लेट से आपने कोई ऐप बनाया, तो वो ऐप प्योरली आपका है और किसी को आप उसका क्रेडिट नहीं देते हो। एग्जाम्पल, लेट से आप हो, आपके पास क्रिकेट बैट है, आपके भाई के पास, आपने अपने भाई से क्रिकेट बैट लिया, क्रिकेट खेलने गया, आपने लेट से 100 रन स्कोर कर लिया, और आप वहां पे चीयर कर रहे हो कि हाँ भाई मैंने 100 रन स्कोर किया, सब आपकी तारीफ कर रहे हैं। वहीं पे आपका भाई आता है, कहता नहीं भाई इसकी तारीफ नहीं मेरी भी करो, क्योंकि इसके आधे रन मेरी तरफ से बने हैं। या फिर इसने जो रन बनाए वो इसके नहीं मेरे हैं, क्योंकि इसने जो भी रन बनाए मेरा बैट का यूज करके बनाए। तो देखा जाए सारी मेहनत आपने की, लेकिन क्रेडिट कौन लेके चला गया, आपका भाई। वैसे ही
आप मान लो किसी भी ओपन सोर्स लैंग्वेज को यूज करके अगर आप कोई भी ऐप या कुछ बनाते हैं, तो इसका मतलब क्लियर है कि भाई जो भी आपने बनाया है या डेवलपमेंट की है वो प्योरली आपकी है। उसको आप अपने यूज के लिए, आप कमर्शियल यूज के लिए ले सकते हो, इसके लिए कोई भी आपसे क्रेडिट लेने नहीं आएगा, क्योंकि वो आपका ओपन सोर्स लैंग्वेज है। ये दो मेन चीजें हैं जिसकी वजह से हम उसे ओपन सोर्स करते हैं। पहला, कि भाई वो आप क्रेडिट किसी को नहीं देते। दूसरा, कि भाई उसका सोर्स कोड अवेलेबल है। ये हमारे लिए होगा ओपन सोर्स। तो पाइथन में ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। पाइथन इन तीन चीजों से मिलकर बना है, कि पाइथन लैंग्वेज को मैं कहूँ वो इंटरप्रेटर है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और ओपन सोर्स है। इसीलिए काफी वाइडली यूज्ड लैंग्वेज भी है। समझ पाए आप लोग? अब जरा देखें, यहाँ पे आते हैं, इसको समझते हैं एक एक करके। तो पहली चीज, इट इज यूज फॉर, किसके लिए यूज होता है भैया? वेब डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, सर्वर साइड बैकएंड में यूज होता है इसका काफी। सर्वर साइड हमने जैसे बात भी की। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी यूज हो सकता है, मतलब आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, कहीं कुछ भी बना सकते हैं। मैथमेटिक्स एप्लीकेशन, मतलब क्या, जितनी भी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे कि आपकी ट्रेडिंग वेबसाइट्स हो गई, ट्रेडिंग एप्लीकेशंस हो गई, जहां पे मैथमेटिक्स की काफी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस की जाती हैं, तो वहां पे आप इसका यूज कर सकते हो। बहुत बढ़िया एप्लीकेशंस बनती है, क्योंकि पाइथन इसमें बहुत अच्छे से काम करता है मैथमेटिक्स में। थर्ड, आखिरी, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जैसे कि हमने बताया सिस्टम स्क्रिप्टिंग, के वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में बहुत अच्छे से यूज हो सकता है, क्योंकि इंटरप्रेटर है, सिंगल लाइन के कोड में लिख सकता हूँ आराम से। तो पाइथन उसके लिए बहुत बेहतर लैंग्वेज है। और व्हाट कैन पाइथन डू में भी सेम ही चीज आ जाती है, कुछ अलग नहीं है। आप देख लेना, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप सारी चीजें एक एक करके पढ़ सकते हैं। वाई पाइथन में वही सेम चीज आ गई कि भाई, पहला अगर आप देख सको तो, पाइथन वर्क फॉर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, कि भैया डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे काम कर सकता है। पाइथन एक सिंपल, कह सकते हैं इसका सिंटैक्स बहुत ही ज्यादा सिंपल है, एक तरीके से आप इंग्लिश लैंग्वेज लिख रहे हो ऐसा सिंपल है। जिस भी बच्चे ने अगर को भी पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है, उसके लिए तो पाइथन एक वरदान जैसा है। उसको पाइथन बहुत अच्छे से समझ आती है और बहुत जल्दी क्लियर होती है, क्योंकि अगर कोई दूसरी लैंग्वेज की बात करें तो उसमें सिंटैक्स कॉम्प्लेक्स हो सकता है। पाइथन का सिंटैक्स बहुत ज्यादा ही सिंपल है। और इसके बाद, पाइथन हैज सिंटैक्स एंड allows developers to write program with fewer lines than some programming languages। मतलब कि भाई जैसे मान लो मेरे को कोई कोड बनाना है, अगर मैं किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाऊं तो हो सकता है उसमें 10 लाइन में बने। पाइथन में वही चीज 6 या 7 लाइन में कब बन जाती है, क्योंकि पाइथन में बहुत सारा चीज प्री डिफाइंड पहले से ही है। तो उसको यूज करके हम अपने कोड को शॉर्टर कर सकते हैं। तो इसके लिए भी पाइथन बहुत इस्तेमाल होती है, कि भाई प्री डिफाइंड इतनी चीजें हैं कि आपको लोड ही नहीं लेना पड़ता, कि भाई मुझे बनाना पड़ेगा। प्री डिफाइंड है, यूज करो, काफी वो आगे देखोगे आप जब हम कोड करेंगे। वैसे ही पाइथन रन्स ऑन इंटरप्रेटर सिस्टम, जो हमने बात भी की थी। पाइथन कैन ट्रीटेड इन प्रोसीजरल वे एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे और अ फंक्शनल वे। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, प्रोसीजरल वे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और फंक्शनल वे के बारे में। इसके बारे में अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि अभी अगर मैं आपको बताने गया तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। थोड़ा सा कोड पढ़ने के बाद इसको दोबारा जरूर देखेंगे, तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। अब आते हैं पाइथन वेरिएबल्स पे। तो हमने वेरिएबल्स के बारे में देखा था, वेरिएबल्स कैसे हम काम करते थे। हमने वहां पे देखा था जावा को लेके स्पेसिफिकली, और मैंने आपको बताया था जावा है और सी प्लस प्लस में उसी तरीके से लिखे जाते हैं। और मैंने आपको बताया था उसके बारे में समझाने के लिए, क्योंकि वहां पे उसके थ्रू समझना ज्यादा आसान था, कि कैसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है कि भाई मेमोरी में जगह कैसे क्रिएट करनी है। अब पाइथन के केस में देखो, पाइथन के केस में थोड़ा इंटरेस्टिंग है। पाइथन के केस में काम कैसे होता है, मान लेते हैं ये मेरा मेमोरी है। तो ये देखिए, मान लेते हैं मेरा मेमोरी है। अब मेमोरी का हमारा स्पेस मैंने क्रिएट किया। अब यहाँ पे देखिए होगा क्या, जैसे ही मैं कंप्यूटर में लिख रहा हूँ x = 5, कंप्यूटर इसे कैसे समझ रहा है, पाइथन के थ्रू कैसे वो अंडरस्टैंड कर रहा है। तो समझिए, पाइथन में वो कैसे अंडरस्टैंड कर रहा है, वो कहेगा भाई साहब पूरे कंप्यूटर मुझे एक्स नाम से एक जगह बनाओ। अगर मान लो एक्स नाम से, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, आप समझना, जो मैंने जावा वाली आपको लाइन सिखाई थी, जहां पे हम सीख रहे थे वेरिएबल्स के बारे में, वहां पे देखिए हम कैसे लिख रहे थे। फिर आप इसे समझिए, आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। वहां पे हम लिख रहे थे इंट ए, अगली लाइन में a = 5। तो आप समझिए, एक तरीका है ये, एक तरीका है ये, इंट a = 5।
यहाँ पे सेम चीज दो लाइन में, यहाँ पे सेम चीज एक लाइन में हो रही है। ये एक सिंगल लाइन ऑफ कोड इन दो लाइन ऑफ कोड के बराबर है। मतलब क्या है, ध्यान से समझना। यहाँ पे इसको कलर बदल के देखते हैं, ज्यादा आसान रहेगा। यहाँ पे जब मैंने लिखा ना इंट ए, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कंप्यूटर को ये बताया भाई साहब मुझे जगह चाहिए इंटीजर टाइप डेटा स्टोरेज के लिए, और उसका नाम ए रख दो आप। मतलब पहले में मैंने वेरिएबल डिक्लेरेशन की है। फर्स्ट लाइन में, यहाँ पे जो मेरा पहला लाइन है, इसमें मैंने क्या काम किया है, वेरिएबल डिक्लेरेशन किया है। उसके बाद सेकंड लाइन में वेरिएबल को डेटा प्रोवाइड कराया, मतलब डेटा असाइन किया है। पहले में डिक्लेरेशन, दूसरे में असाइनमेंट। यहाँ पे पहली लाइन में डिक्लेरेशन, दूसरी लाइन में असाइनमेंट। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाले पार्ट में दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। मैंने हैंड टू हैंड कहा भाई ए नाम से जगह डिक्लेयर किया, वेरिएबल का डिक्लेरेशन किया कि भाई मुझे इंटीजर टाइप की एक जगह चाहिए, और अगले ही उसमें पार्ट में मैंने यहाँ पे कहा कि असाइनमेंट उसी जगह को 5 अलॉट भी कर दो। 5 एक डेटा है, जो जगह आपने क्रिएट की उसमें 5 स्टोर भी कर दो। तो मतलब एक ही लाइन में असाइनमेंट भी हो, डिक्लेरेशन भी हो रहा है और असाइनमेंट भी हो रहा है। तो यहाँ पे ये दो चीजें होती हैं, ये हमने देखा था किसमें, जावा के अंदर। अब ये पाइथन में क्या हो रहा है, तो देखिए पाइथन में आपका ये वाला पार्ट हो रहा है कि आपका एक ही लाइन में डिक्लेरेशन और असाइनमेंट दोनों हो रहा है। आप इन दोनों को पाइथन के अंदर अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे कि मैं कहूं कि भाई साहब मैं पहले वेरिएबल का डिक्लेरेशन कर देता हूं, फिर अगली लाइन में उसको वैल्यू असाइन करूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको एक ही लाइन में वेरिएबल डिक्लेरेशन और वैल्यू असाइन करनी है। इसीलिए पाइथन में हम लोग मेंशन नहीं करते कि वेरिएबल से पहले कि वो इंटीजर है, फ्लोट है, ये मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है यहाँ पे। इसीलिए इसके सिंटैक्स में आप इंट, फ्लोट ये सब नहीं मेंशन करते हो। आप जस्ट वेरिएबल नेम और वैल्यू दे देते हो। कोड में क्या होता है, वो वैल्यू के अकॉर्डिंग समझ जाता है कि भाई साहब जो वेरिएबल नेम है, ये वेरिएबल कितना इसको स्पेस देना है मुझे। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। लेट्स से इसी को देखो, मैंने यहाँ पे लिखा x इक्वल टू 5, तो होगा क्या, कंप्यूटर ने देखा x नाम का वेरिएबल बनाना है, इसको 5 देना है, मतलब इंटीजर देना है। तो इसका मतलब लेट्स से अगर इंटीजर 4 बाइट ले रहा है, मेरे को नहीं आइडिया भी कितना लेता है, मैं एग्ज्यूम कर रहा हूँ 4 बाइट लेता है, तो लेट्स से वो 4 बाइट ले रहा है, ये उसका स्पेस है। इसको रब करके दूसरे से बनाते हैं। लेट्स से ये उसका हमारा स्पेस है जो उसने ऑक्यूपाई किया। अब उसके बाद यहाँ पे वो क्या करेगा, 5 को स्टोर कर देगा और इसका नाम x रख देगा। उसको डेटा वैल्यू से पता लगा कि भाई साहब कितना साइज क्रिएट करना है। यही रीजन है कि यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है इंट, फ्लोट ये सब लिखने की, क्योंकि यहाँ पे हर लाइन में ही आपको दोनों काम करने हैं, डिक्लेरेशन और असाइनमेंट। तो असाइनमेंट के थ्रू इसको समझ आता है कि भाई डिक्लेरेशन कैसे देनी है। तो यहाँ पे ये हुआ। अब मान लेते हैं अगली लाइन में जैसे मैंने लिखा y इक्वल टू जॉन, मान लेते हैं जॉन भी 4 बाइट अगर ले रहा है, तो वो क्या करेगा, 4 बाइट ऑक्यूपाई करेगा, उसको y नाम दे देगा और वहां पे जो JOHN स्टोर कर देगा। ये स्मॉल में है, मैंने कैपिटल लिख दिया, लेकिन अंडरस्टैंडेबल है कि ऐसा ही वो काम करेगा। वहीं पे आप समझो। अब इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो कि अगला है। हाँ अगला है, इसके थ्रू समझिए आप। मान लेते हैं कि भाई ये मेरा मेमोरी स्पेस है। अब यहाँ पे देखते हैं मैंने पहले क्या किया, कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। मैंने कहा यार कि भाई मेरे को x इक्वल टू 4, मैंने पहला लाइन लिखा। तो मतलब क्या, x इक्वल टू 4, वो क्या करेगा, x नाम से जगह क्रिएट करेगा, 4 वैल्यू स्टोर करेगा। मतलब 4 क्या है, एक इंटीजर टाइप। तो वो जो जगह लेगा वो इंटीजर के लिए लेगा, इंटीजर लेट से 4 बाइट ले रहा है, तो वो 4 स्पेस क्रिएट कर लेगा और वहां पे क्या करेगा, 4 को स्टोर कर देगा। तो पहले ये हुआ। नेक्स्ट लाइन में ही मैंने क्या किया, x को वैल्यू दे दी सैली। अब मान लेते हैं सैली को 5 बाइट की नीड थी, लेकिन x तो 4 बाइट स्टोर करके बैठा था, लेकिन अब तो इसे 5 चीज को जगह बढ़ानी है अपनी। ये क्या काम करेगा, यहाँ पे इसको रब करके यहाँ से रब करते हैं, इसको दोबारा बना लेते हैं। हाँ, लेट से इसको 4 बाइट की पहले जगह चाहिए थी, अब इसे 5 की चाहिए।
तो उसने 4 की तो ये ले ली, 5 ये ले ली। अब क्या हुआ, जैसे ही आपने x इक्वल टू 4 था, x इक्वल टू सैली किया, तो वहां पे सबसे पहले जैसे ही x इक्वल देखा उसने, तो सबसे पहले वो जो पहले ओल्ड वैल्यू 4 थी उसको डिलीट कर देगा और सैली को स्टोर करेगा। लेकिन जैसी सैली देखा उसने, तब उसे अंदाजा लगा कि भाई नहीं, 4 को स्टोर करने के लिए 4 बाइट की नीड थी क्योंकि वो इंटीजर था। सैली एक स्ट्रिंग है जिसको 5 बाइट की जरूरत है, तो वो ऑटोमेटिकली एक और स्पेस को ऑक्यूपाई करके अपना स्पेस बढ़ा लेगा। देन उसके बाद वो सैली को स्टोर करेगा यहाँ पे। उसके बाद वो क्या करेगा, सैली को स्टोर करेगा। तो यहाँ पे वेरिएबल वैल्यूज के अकॉर्डिंगली साइज को अपने चेंज कर रहा है या साइज को अलॉट कर रहा है। जो वो साइज को डिक्लेयर कर रहा है कि भाई मुझे ये साइज चाहिए, वो वैल्यू के अकॉर्डिंग कर रहा है। जैसे ही आप वैल्यू दोगे, वेरिएबल उसके अकॉर्डिंगली आपको डेटा चेंज कर देगा, अपना स्पेस उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। पाइथन में ये सबसे ज्यादा फायदा है। यहीं पे अगर मान लीजिए मेरे को जावा या उसमें होता ना, तो मेरे लिए बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती। मान लीजिए मैंने इंटीजर नाम का वेरिएबल बनाया, तो मतलब वो वेरिएबल फिक्स ही हो गया भाई साहब कि उसमें इंटीजर के अलावा और कोई वैल्यू दे ही नहीं सकते आप। पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन वेरिएबल बनाओ, उसको कोई वैल्यू दो, उसको आप चाहो तो स्ट्रिंग दे दो, चाहो तो इंटीजर दे दो, कोई भी दे दो, सब एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि वो मेमोरी में अपने आप को एडजस्ट कर पा रहा है। क्योंकि हमने उसको सिखाया, पाइथन में जो जिसने बनाई उसने सिखाया उसे कि भाई वैल्यू के अकॉर्डिंगली आप जगह को चूज करो, ना कि पहले से चूज करके फिर वैल्यू रखो। अगर आप देखें जो ऊपर वाला हमारा कोड था, इसमें हमने क्या कर रहे हैं, पहले जगह चूज कर रहे हैं, देन वैल्यू दे रहे हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे वो जगह ही तब चूज कर रहा है जब वो वैल्यू दे रहा है। वैल्यू के अकॉर्डिंगली जगह चूज कर रहा है, जगह का अकॉर्डिंगली वैल्यू नहीं, वैल्यू के अकॉर्डिंगली जगह। तो इसीलिए पाइथन में ये चीज अच्छी है कि पाइथन वेरिएबल आसानी से हमें समझ आते हैं, वेरिएबल पे उतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता। फिर वो, अब आप उसके बाद एक चीज और हमने ऊपर वाले में डिस्कस नहीं किया था, वेरिएबल पे ही थे हम। अब यहाँ पे आते हैं प्रिंट को समझते हैं कि प्रिंट एक्स और प्रिंट वाई का मतलब क्या है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, जो ये प्रिंट है एक फंक्शन है। प्रिंट हमारा एक फंक्शन है, सारे स्मॉल लेटर्स हैं, कैपिटल नहीं है। उसके बाद अब यहाँ पे जो हमारा प्रिंट है, इसके अंदर देखिए क्या हुआ, हमने एक वेरिएबल प्रिंट, वेरिएबल की वेरिएबल मेंशन कर सकते हैं या तो कोई डेटा मेंशन कर सकते हैं। मतलब जब मैं प्रिंट लिखता हूं, प्रिंट एक फंक्शन है जिसके अंदर मैं या तो फिर डायरेक्टली डेटा दे सकता हूं या फिर वेरिएबल का नाम दे सकता हूं जो मेरे डेटा को होल्ड करके बैठा है। यहाँ पे आप देखिए कैसे प्रिंट हमको, हमारा प्रिंट के अंदर हम डेटा दे सकते हैं या तो फिर हम वेरिएबल दे सकते हैं जो डेटा को स्टोर करके बैठा है। तो मतलब कैसे, लेट्स से मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने कहा भाई मेरी स्क्रीन पे 5 प्रिंट हो, तो मैंने डायरेक्टली 5 दे दिया। या फिर मैंने कहा भाई प्रिंट हो x, तो x एक वेरिएबल है जहां पे 5 स्टोर्ड है, तो मतलब वो वेरिएबल का नेम जहां पे डेटा स्टोर्ड है, तो वेरिएबल का नेम दे दो, ऑटोमेटिकली डेटा फैच कर लेगा, नहीं तो डायरेक्टली डेटा दे दो, डेटा को प्रिंट कर देगा। तो प्रिंट हम इसीलिए यूज करते हैं, एक फंक्शन है, ब्रैकेट के अंदर हम डेटा को मेंशन करते हैं या तो वेरिएबल को मेंशन करते हैं, या डेटा स्टोर्ड है तो वो क्या करता है, कंसोल पे उसको प्रिंट कर देता है। अभी प्रिंट का मतलब यही है हमारा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहले तो समझते हैं इसको, यहाँ हुआ क्या, जब मैंने लिखा प्रिंट एक्स और प्रिंट वाई, तो हुआ क्या, यहाँ पे एक्स एक वेरिएबल है जो 5 को स्टोर करके बैठा है, तो देखिए ये रहा इसका आउटपुट इस कोड का। तो यहाँ पे देखिए 5 प्रिंट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा था प्रिंट वाई, तो वाई देखिए जॉन स्टोर करके बैठा है, तो नेक्स्ट लाइन में जॉन प्रिंट हो गया। तो प्रिंट का ये काम होता है कि जो भी आप इसको वैल्यू देते हो वो प्रिंट कर देता है, या तो डायरेक्टली डेटा दे दो या तो वेरिएबल दे दो, उस वेरिएबल में जो डेटा स्टोर्ड है उसको प्रिंट कर देगा। यहाँ पे भी देखिए सेम, यहाँ पे देखिए समझने वाली बात क्या है, पहले मैंने एक्स की वैल्यू दी 4, नेक्स्ट लाइन में मैंने एक्स की वैल्यू दी सैली। तो हमने पढ़ा था कि यार वेरिएबल कैसे काम करता है, वेरिएबल को जैसे ही कोई नया डेटा मिलता है, तो वो पहला काम उसका ये है पुराने डेटा को डिलीट कर देना उस मेमोरी में से, देन उसके बाद नए डेटा को वहां पे स्टोर कर देना पुराने डेटा की जगह पे। तो इसने वही काम किया, 4 को हटा के सैली को स्टोर करवा दिया एक्स में। तो सिंपली हमारा यहाँ पे क्या हुआ कि आपका प्रिंट क्या होगा, सैली प्रिंट होगा। यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, हाँ यहाँ पे हमारा सैली प्रिंट होगा।
क्योंकि अब x जो वेरिएबल है उस पर लेटेस्ट वैल्यू कौन सी स्टोर्ड है, सैली, 4 नहीं, सैली स्टोर्ड है। उसके बाद आगे आते हैं, वेरिएबल का नाम। याद करिए मैंने आपको नाम के कुछ रूल्स बताए थे बेसिक, कि आप प्रीडिफाइंड वर्ड्स को यूज नहीं कर सकते, तो ये 4-5 रूल हैं, दोबारा देख लेते हैं। पहला, अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर। मतलब एक वेरिएबल का जो नाम है उसको आप एक लेटर से शुरू कर सकते हो, नहीं तो एक अंडरस्कोर, स्पेशल कैरेक्टर जो हमारे जैसे होता है स्टार वगैरह ये सब, वह अंडरस्कोर है, आप उसको यूज करके कर सकते हो। इसके अलावा और कुछ नहीं, वेरिएबल की बिगिनिंग इससे होनी चाहिए हमेशा। उसके बाद सेकंड, अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। और मैंने आपको बताया था नंबर से क्यों नहीं करते, क्योंकि वो हेक्साडेसिमल कोड बन जाता है, तो वो कंप्यूटर कंफ्यूज हो सकता है, तो इसीलिए हम नहीं करते, हम एक नाम ही देने की कोशिश करते हैं। इसलिए पहला जो वर्ड का लेटर है वो हमेशा इंग्लिश अल्फाबेट ही रखते हैं। उसके बाद, अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। मतलब दिस, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर वो ले सकता है एक वेरिएबल नेम में। मतलब एक वेरिएबल नेम में आप स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड और 0 to 9 नंबर का इस्तेमाल करके आप एक वेरिएबल बना सकते हो। एग्जाम्पल, मैंने कहा L48, ये भी एक वेरिएबल है, कोई इशू नहीं है, वेरिएबल नेम है ये। मैंने कहा ललित 55, ओके, ये भी एक वेरिएबल नेम है, कोई इशू नहीं है। L48P, ये भी एक वेरिएबल नेम है, कोई इशू नहीं है। इस तरीके से आप वेरिएबल नेम डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन वेरिएबल नेम क्या नहीं हो सकता, देखिए मैंने कहा फोर ललित, तो फोर ललित ये नहीं हो सकता, क्योंकि नाम एक नंबर से शुरू हो रहा है। हाँ, इसके आगे अगर अंडरस्कोर लगा दो तो ये वैलिड है, अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है और किसी अल्फा अल्फा उससे अल्फाबेटिक से शुरू हो सकता है, इंग्लिश अल्फाबेट से, लेकिन कभी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, लेकिन नाम के बीच में नंबर आ सकता है। और एक और चीज, बेसिक चीज, बहुत बच्चे गलती करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं ना नाम में, हम लिखते हैं जैसे मेरा नाम है ललित कुमार, तो मैं ललित कुमार कैसे लिखता हूँ, ललित स्पेस दे के कुमार, तो भाई साहब ये वेरिएबल नेम नहीं है जी, कहीं आप इसको वेरिएबल नेम समझो, क्योंकि यहाँ पे स्पेस आ गया है, स्पेस भी अलाउड नहीं है वेरिएबल नेम के बीच में। आपको एक नाम को प्रॉपर एक सिंगल वर्ड में मेंशन करना है, वेरिएबल नेम को। आप स्पेस देके 2-3 वर्ड का इस्तेमाल करके आप एक वेरिएबल नेम नहीं बना सकते। अगर आपको ऐसा बनाना ही है, तो जैसे कि आप इंस्टाग्राम पे यूज करते हैं हैशटैग्स को, वैसे बना सकते हो इन टर्म्स ऑफ कैमल राइटिंग, पढ़ना आसान हो जाता है। जरूरी नहीं है कैमल राइटिंग, मतलब क्या होता है कैमल राइटिंग, पहले वो देख लेते हैं। मान लीजिए मुझे लिखना है कि दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट लिखना है, इस ये नाम है मेरे वेरिएबल का, मुझे ये बनाने का मन है कि भाई दिस इज द बेस्ट मेरा वेरिएबल का नाम होना चाहिए। अब लेकिन यहाँ स्पेस तो नहीं दे सकते हम, तो कैसे कर सकते हैं, देखिए पहला वर्ड जो है सारे स्मॉल्स, तो दिस, उसके बाद जितने भी वर्ड है उन सबका पहला लेटर कैपिटल, दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट, मान लेते हैं ये सेंटेंस है, ये मुझे बनाना था। तो मैंने क्या किया, पहले वर्ड का सारे लेटर्स कैसे स्मॉल, दूसरे वर्ड का पहला कैपिटल, तीसरे का भी पहला कैपिटल, चौथे का भी पहला कैपिटल। तो इससे हुआ क्या, इससे इसको पढ़ना आसान हो गया। अगर आप इसे एक साथ पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा रीडेबल हो रहा है, लेकिन वही सबको स्मॉल में एक साथ लिख दूंगा तो रीडेबल नहीं है, तो इसको कैमल राइटिंग कहते हैं। वेरिएबल नेम में कैमल राइटिंग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि रीडेबल होता है, आप अपना एक सेंटेंस को एक सिंगल वर्ड में डाल के आप प्रेजेंट कर सकते हो। और कैमल राइटिंग ही क्यों कहते हैं, क्योंकि कैमल इस तरीके से होता है कि पहले से सारा स्मॉल स्मॉल, बीच में एक बम्प, देन स्मॉल स्मॉल स्मॉल, देन फ्लैट। तो फ्लैट को हम स्मॉल कह रहे हैं, बम्प को हम कैपिटल लेटर्स कह रहे हैं, इस तरीके से, तो इसीलिए इसे कैमल राइटिंग बोला जाता है। अब यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे आखिरी वाला रूल, वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। सिंपल मतलब, केस सेंसिटिव का मतलब क्या है भाई साहब, कि हमारी रियल लाइफ में हम कहते हैं ना हमारे पास टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं, तो 26 हैं, कंप्यूटर के पास भाई साहब 52 है, उसके लिए स्मॉल ए और कैपिटल ए अलग अलग है। तो इस ऐसी लैंग्वेजेस जिनके लिए कैपिटल मतलब कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर्स अलग अलग होते हैं, उनको हम कहते हैं केस सेंसिटिव लैंग्वेज।
और आपको बता दूं, मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस आर केस सेंसिटिव लैंग्वेज। कुछ ही लैंग्वेज है जो केस सेंसिटिव नहीं है, और जो केस सेंसिटिव नहीं है तो उनको हम प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह भी नहीं रहे हैं। जो प्रॉपर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, या कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर केस सेंसिटिव लैंग्वेज। हर लैंग्वेज में लगभग कह सकते हो आपके भाई साहब 52 अल्फाबेट्स हैं। ह्यूमंस की तरह इनके भाई साहब 26, इनके पास 52 है। मतलब ये, अगर आपने ऐसे करा, एज आपने एक वेरिएबल बनाया, लेट से कैपिटल में लिखा है, वहीं आपने स्मॉल में बना दिया, तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल कहलाएंगे। सेम नहीं है ये दोनों, डिफरेंट है। कि कंप्यूटर के लिए 52 अल्फाबेट हैं, जिसमें स्मॉल और कैपिटल ए एक अलग अलग लेटर्स में काउंट हो रहे हैं। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए। तो ये आपने समझा कैसे आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल के नेम में किस तरीके से आप वेरिएबल के नेम के रूल्स को यूज करके वेरिएबल का नाम देते हैं। इसमें एक और मेंशन नहीं है प्री डिफाइंड वर्ड्स का, लेकिन वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आप प्री डिफाइंड वर्ड्स को यूज नहीं कर सकते। उसके पीछे रीजन भी दिया था मैंने कि भाई कंप्यूटर बेचारा ठहरा बेवकूफ आपके लिए, क्योंकि आप डेवलपर हो, आप उसे यही मान के चलोगे बेवकूफ है। तो आप लेट से आपने कोई वर्ड मेंशन कर दिया, लेट से इफ, आपने कहा इफ इक्वल टू 5, कंप्यूटर कहेगा भाई साहब इफ का मतलब तो मुझे कुछ और पता है, आप ये इफ का मतलब क्यों बता रहे हो मुझे। बेचारा कंप्यूटर को कंफ्यूज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भाई साहब उसको एक चीज का एक ही मतलब समझ आता है। ह्यूमन की तरह नहीं है कि भाई साहब एक वर्ड के 10 मतलब बना लेते हैं हम लोग। कंप्यूटर में ऐसा नहीं है, कंप्यूटर में एक वर्ड का एक ही मतलब है। या आपने एक वर्ड लेटर जो भी मतलब बता दिया, कंप्यूटर के लिए फिक्स हो गया। कंप्यूटर उसके अलावा उसे और कुछ नहीं समझेगा। कुछ और समझाने की कोशिश करोगे तो एरर दे देगा, कहेगा भाई साहब देखो पागल हो गए, मुझे कुछ और बोल रहे हैं आप, पहले कुछ और कह रहे थे। तो इसीलिए यहाँ पे आप प्री डिफाइंड वर्ड्स का यूज नहीं करते। प्री डिफाइंड बोले तो जो भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से ही चीजें डिफाइन कर दी गई हैं जिस नाम से, उन नाम को हम यूज नहीं करते। तो सिंपल, जैसे जैसे आप पढ़ोगे आपको ये चीज ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। अब आते हैं असाइनमेंट पे, कि भाई साहब वेरिएबल्स को जब मैं वैल्यू असाइन करता हूँ तो कैसे कैसे असाइन कर सकता हूँ। तो एक तो मैंने देखा था डायरेक्ट, क्या वेरिएबल बनाओ डायरेक्ट वैल्यू दे दो, सिंपल तरीका तो ये है। उसके अलावा पाइथन थोड़ा एडवांस लैंग्वेज है तो थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें भी दे देता है। जैसे कि यहाँ पे देखो आप, पाइथन भाई साहब कहते हैं कि आप एक साथ 3 वेरिएबल को वैल्यू दे सकते हो एक ही लाइन के अंदर। पाइथन साहब क्या कह रहे हैं कि आप एक ही लाइन में 3 वेरिएबल को वैल्यू दे सकते हो। लेट से मैंने कहा भाई साहब x इक्वल टू लेट से और 5 है, y इक्वल टू 6 है, मैं छोटी वैल्यू ले रहा हूं ताकि लिखना आसान हो जाए, z इक्वल टू लेट से 10 है। मैंने कहा ये मेरी वैल्यूज है। अब उसके बाद मैंने 3 लाइन में लिखी, पाइथन कह रहा भाई साहब 3 में लिखने की जरूरत नहीं, आप एक में भी लिख सकते थे, आपके ऊपर है, आप एक लाइन में लिख लो 3 लाइन में लिख लो। मैंने कहा जी कैसे, कि देखो जी आप x कोमा वाई कोमा जेड को 5 कोमा 6 कोमा 10, तो उसी वे इसी तरीके से इसी ऑर्डर में वो वैल्यू स्टोर करेगा। x 5 स्टोर करेगा, y 6 करेगा, z आपका 10 को स्टोर करेगा। ये 3 लिखा है, आप जितना मर्जी कर सकते हो, 2 से लेके 100 500 जितनी मर्जी वेरिएबल की वैल्यू इसी ऑर्डर वे में असाइन कर सकते हो। तो वो 3 पे रुकता नहीं है, आप जितना मर्जी ले सकते हो। मान लीजिए आपको 10 वेरिएबल को एक साथ असाइन करना, वो भी कर सकते हो। मतलब वही 10 वेरिएबल लिखो, फिर उसी ऑर्डर में उनकी वैल्यूज मेंशन करो, तो उसी ऑर्डर में उसी तरीके से हर वेरिएबल को वो स्टोर हो जाएंगे, अलॉट हो जाएंगे, तो वहां पे वो वैल्यू स्टोर भी हो जाएंगी। तो ये तरीका था एक मल्टी वेरिएबल स्टोरेज स्टोर करना। तीसरा, मान लेते हैं मुझे यार मेरे पास डिफरेंट वेरिएबल्स है लेकिन वैल्यू एक ही देनी है सबको, मैं नहीं चाहता अलग अलग देना, सबको एक ही वैल्यू देना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली भाई साहब वेरिएबल को इस तरीके से लिख दूंगा कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू, यहाँ 3 मेंशन कर रहे हैं, आप 3 से ज्यादा भी ले सकते हो, दो मिनिमम 2 है, इस तरीके से 2 कर सकते हो, बाकी 2 से ऊपर भी ले जा सकते हो जितना मर्जी। तो मैंने कहा 3 को दे रहे हैं, मैंने कहा ठीक है जी, 3 को ऑरेंज दे दिया मैंने। मतलब क्या, लिटरली ऑरेंज देना नहीं, मतलब ये कि भाई तीनों वेरिएबल की जो वैल्यूज है वो ऑरेंज हो गई। अब इसका मतलब समझना है यार ध्यान से, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भाई साहब एक ही लोकेशन है जहां ऑरेंज स्टोर्ड है, नहीं, यहाँ पूरी मेमोरी में 3 अलग अलग लोकेशन होंगी जहां पे ऑरेंज नाम से ऑरेंज वैल्यू स्टोर्ड है। 3 नाम जगहों पे ऑरेंज वैल्यू स्टोर्ड है, जो कि है आपकी एक्स वाई और जेड। 3 अलग अलग लोकेशंस है, भले ही डेटा सेम है लेकिन तीनों लोकेशंस अलग अलग है। मतलब मेरा कहने का ये है कि भाई 3 डिफरेंट लोकेशन पे जब मुझे सेम डेटा स्टोर करवाना है तो मैं एक सिंगल लाइन के थ्रू ऐसे काम कर सकता हूँ।
वहीं पे ऊपर वाली लाइन ने मुझे क्या बताया था? ऊपर वाली लाइन ने मुझे बताया था 3 डिफरेंट लोकेशन पे 3 डिफरेंट डेटा को स्टोर करना है इन अ सिंगल लाइन। तो आप ऐसे कर सकते हो। समझ पाए आप लोग? थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे देखा था आउटपुट वेरिएबल्स। आउटपुट वेरिएबल मतलब प्रिंट का मतलब मैंने आपको बताया था, प्रिंट का काम होता है जो भी उसके अंदर डेटा है उसको प्रिंट कर देना, या वेरिएबल है तो उस वेरिएबल पे जो स्टोर डेटा है उसको प्रिंट कर देना स्क्रीन के ऊपर। तो प्रिंट का ये काम होता है। अब आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पाइथन इज प्लस एक्स। तो याद करिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था किस तरीके से हम दो अलग अलग डेटास को ऑपरेशंस के थ्रू मर्ज करते हैं या सेपरेट करते हैं। जैसे कि हमने बात की थी प्लस के बारे में कि जो हमारा वैल्यूज होती हैं, डेटा वैल्यूज, अगर दो कैरेक्टर वैल्यूज हैं उसको जो हम स्टोर, उसको जो हम ऐड करते हैं, तो वो एक्चुअली क्या होता है, वो दोनों आपस में मर्ज होती हैं। तो मतलब क्या, एक बार दोबारा देख लेते हैं ताकि अच्छे से आपको रिफ्रेश हो जाए मेमोरी। मान लेते हैं ललित एक एक डेटा है, मैं इसको ऐड कर रहा हूं दूसरे डेटा से विच इज कुमार। तो होगा क्या, जो मेरा पहला स्ट्रिंग है उसकी जो टेल है वो प्लस होके जो दूसरी मेरी वैल्यू है, डेटा वैल्यू, उसका जो हेड है वो आपस में मर्ज करके ऐड हो जाएंगे, एक सिंगल वैल्यू बन जाएंगे। अभी ये दो डिफरेंट डेटाज है लेकिन दोनों आपस में मर्ज होके एक सिंगल डेटा में कन्वर्ट हो जाएंगे। होगा क्या, ये आपस में मर्ज होके ललित कुमार ये हो जाएगा। अब आप कहेंगे ललित कुमार के बीच में तो स्पेस आता है, भाई साहब वो ह्यूमन में आता है। कंप्यूटर भाई साहब को जितना बोलोगे वो उतना ही करेगा। यहाँ पे मैंने कहा था ललित का टी टी जो है वो टेल है और कुमार में के जो है वो हेड है। टेल से हेड का मर्जर होता है, इस बीच में कोई स्पेस नहीं है। लेकिन मैं स्पेस देना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं क्या करूंगा यहाँ पे ऐसे करूंगा ललित, अब चाहूं तो मैं टी के बाद स्पेस दे दूं, फिर मर्जर में कुमार को मैं डायरेक्टली ऐसे लिख दूं, या फिर ललित मैंने ऐसे डायरेक्ट लिखा कोई विदाउट स्पेस, प्लस कुमार की मैं के से पहले स्पेस दे दिया। इन दोनों सिनेरियो में सिंगल डेटा बनेगा, वो क्या बनेगा आपका, ललित स्पेस कुमार। समझ पाए, स्पेस यहाँ पे एज अ वैल्यू गया। देखिए मैंने आपको शुरू में बताया था कंप्यूटर को मैं बेवकूफ मशीन क्यों बोलने की कोशिश कर रहा हूँ एज अ डेवलपर, क्योंकि मैं इससे जितना काम करने को बोलूंगा ये उतना ही करेगा, ना कम ना ज्यादा। कंप्यूटर को मैंने ऊपर वाली लाइन में बोला भाई साहब ललित और कुमार को मर्ज कर दो, कंप्यूटर ने कहा भाई साहब देखो मर्जिंग जो तरीका है मेरा वो पहली वैल्यू का टेल दूसरी वैल्यू का हेड में उन्हें आपस में जोड़ देता हूँ। ओके मैं दे रहा हूँ वैल्यू ललित कुमार, कर दो मर्ज। उन्होंने कहा ठीक है मैंने बना दिया जी। मैंने कहा यार ये तो मेरे लिए कोई मतलब नहीं बना। नहीं हो सकता आपके लिए ना बनाओ, मेरे को तो यही समझ आया मैंने बना दिया। कंप्यूटर क्या कहेगा, पैसा आपके लिए मतलब है नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैंने को तो ये पता है मुझे ये करना है, मैंने कर दिया। वही मैंने कहा चलो जी मैं अपने मतलब के हिसाब से फिर आपको चीजें बताऊंगा। तभी मैंने फिर नेक्स्ट टाइम ललित कुमार में एल के बाद स्पेस दिया। तभी कंप्यूटर को समझ आया अच्छा तो ये कर देता हूं मैं। तभी मेरा क्या बना, ललित स्पेस कुमार। मैंने कहा हाँ अब मेरे लिए मतलब है, मतलब अब ये मेरे लिए क्या हो गया, इसकी इंपॉर्टेंस हो गई है, इसका रिलेवेंस है। तो मैंने कहा ठीक है जी, अब ठीक है अब मेरे लिए मतलब है इसका कुछ ना कुछ। तो मैंने कहा, ठीक है जी, मैं तो सेम ही काम किया, मैंने कुछ अलग किया ही नहीं। कंप्यूटर ने पहले भी वही किया अब भी वही किया। बस फर्क क्या है, अब मैंने उसे एज अ स्पेस एक डेटा दिया, या तो टेल के साथ नहीं तो हेड के साथ, ताकि मर्ज होने पे बीच में एक स्पेस जरूर मेंशन हो। समझ पाए आप? तो ये था कि जब आप दो कैरेक्टर्स या दो स्ट्रिंग को आपस में ऐड करते हो, वहीं पे जब आप नंबर्स को ऐड करते हो तो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही होता है। 5 + 5 आपको 10 देगा, मतलब तो डिफरेंट डेटा ऐड होके एक सिंगल डेटा में कन्वर्ट हो गए। लेकिन वहीं पे जब स्ट्रिंग वैल्यूज होती हैं वो आपस में ऐड मर्ज हो जाती हैं। तो वहीं पे आप देखिए, यहाँ पे इस कोड को समझिए। यहाँ पे कोड कह रहा है x = awesome, मतलब x एक वेरिएबल है जो
ऑसम नाम का वर्ड है उसको स्टोर करके बैठा है। मैंने प्रिंट के अंदर क्या काम किया, मैंने कहा था प्रिंट के अंदर आप डेटा दे सकते हो, तो डेटा देखिए कैसे किया। इसने कहा प्रिंट इज एक डेटा है प्लस एक्स, मतलब एक्स एक वेरिएबल है जो डेटा जहां पे क्या स्टोर्ड है, ऑसम। तो प्रिंट इज एक डेटा है प्लस ऑसम एक डेटा है, दोनों को मर्ज करके जो डेटा जनरेट होगा वो डेटा प्रिंट होगा। प्रिंट के अंदर होता क्या है, आप या तो डेटा दे सकते हो या तो वेरिएबल नेम दे सकते हो जहां पे डेटा स्टोर्ड है, या तो आप कोई एक्सप्रेशन दोगे तो एक्सप्रेशन सॉल्व होकर जो डेटा बनेगा वो डेटा प्रिंट होगा। लेट्स से मैंने कहा प्रिंट के अंदर 5 + 5, मैंने प्रिंट के अंदर लिखा 5 + 5, तो 10 प्रिंट होगा। 5 + 5 प्रिंट नहीं होगा क्योंकि वो उसका रिजल्ट को प्रिंट कराएगा, एक सिंगल डेटा को प्रिंट कराएगा। जो एक्सप्रेशन 5 + 5 इज एक्सप्रेशन, तो उसको सॉल्व करके 10 बना के देन प्रिंट करेगा। तो सेम एज यहाँ पे पाइथन इज ऑसम, तो वही पाइथन इसके बाद स्पेस है, तो यहाँ पर भी वही हुआ, पाइथन इसके बाद एक स्पेस आया, फिर उसके बाद ऑसम वहां पे कनेक्ट हो गया उसके साथ, तो ये मिलके क्या बन गए, पाइथन इज ऑसम। समझ पाए? क्योंकि यहाँ ध्यान से देखो इसके बाद एक स्पेस है, इसीलिए पाइथन इज ऑसम से इसके बाद एक स्पेस जरूर आया, क्योंकि पाइथन इज स्पेस, जो टेल है पहली वाली वैल्यू में वो स्पेस है, दूसरी वैल्यू में हेड जो है वो आपका ए है, तो आपस में कनेक्ट हो गए तो स्पेस दिखने लगा फिर। समझ पाए? तो ये आपका आंसर प्रिंट हुआ यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए आप चाहो तो एक्स और वाई दो अलग अलग वैल्यूज हैं, पाइथन इज स्पेस, दूसरे ऑसम, दोनों को मैंने मर्ज करके मतलब पाइथन इज ऑसम बना के जेड में स्टोर कराया। अब उसके बाद चाहूं तो मैं प्रिंट कर सकता हूं जेड, इससे कुछ नहीं है, बस मेरा एक लाइन ऑफ कोड बढ़ गया। चाहो तो आप ऐसी चीजें जब आपको छोटा सा एक्सप्रेशन परफॉर्म करके डेटा जनरेट करना है तो आप प्रिंट के अंदर भी कर सकते हो, प्रिंट वो चीज संभाल लेता है, उससे आपका एक लाइन बच जाता है, आपको मतलब थोड़ी मेहनत कम करनी पड़ती है, बस इतना सही है। चाहो तो कर लो, चाहो तो नहीं करो, आपकी मर्जी है। आप चाहो तो ये करके कर लो, सेम ही कोड है ये जो ऊपर लिखा हुआ था, बस फर्क क्या है, ऊपर यही सेम कोड 2 लाइन में खत्म होगा, यहाँ पे 4 लाइन में होगा, बाकी काम सेम ही है इन दोनों का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये ग्लोबल वेरिएबल वाला जो कंसेप्ट है इसको अभी ना समझ के हम एक बार फंक्शंस पढ़ेंगे, देन इसके ऊपर दोबारा आएंगे ग्लोबल फंक्शन, ग्लोबल वेरिएबल्स के ऊपर। फंक्शन एक कंसेप्ट है, पाइथन में आगे चल के आएगा, उसके बाद इसको पढ़ना ज्यादा अच्छा रहेगा और ये समझ में भी जल्दी आएगा। अभी समझाने जाऊंगा तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि अभी आपको ब्लॉक ऑफ कोड के बारे में उतनी अच्छी नॉलेज नहीं है, क्योंकि अब तक हमने जितना पढ़ा ब्लॉक ऑफ कोड अभी तक नहीं आया, तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा ये, तो इसलिए अभी हम इसे इग्नोर कर रहे हैं। अब यहाँ पे आते हैं डेटा, पाइथन डेटा टाइप्स, पाइथन के डेटा टाइप्स के ऊपर। इससे पहले मैंने जो आपको डेटा टाइप्स बताए थे ना कि नेम, नंबर और बुलियन हो सकता है, वो जनरल बात की थी। वो मैंने क्या बात की थी, जनरल के फर्स्ट टाइम जब लैंग्वेज बनी थी तो ये सोचा गया था, बाकी जैसे जैसे लैंग्वेज आती है उन्होंने इस चीज को अपने अकॉर्डिंगली चेंजेस करे बहुत सारे। जैसे पाइथन ने क्या किया, पाइथन ने कहा भाई साहब डेटा मेरा जो है टेक्स्ट टाइप हो सकता है, डेटा मेरा जो न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक को भी मैं 3 पार्ट में बांट रहा हूँ। जैसे हमने कहा था डेटा एक नेम हो सकता है, पाइथन ने कहा ठीक है जी नेम जो है मैं उसे स्ट्रिंग कह रहा हूँ, बस बात खत्म। लेकिन जो नंबर है, नंबर में मैं क्या कह रहा हूँ, नंबर को देखो भाई साहब, इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स उतना जानने की आपको जरूरत नहीं है, इंट और फ्लोट मेन है मेरे लिए। तो इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स में मैंने बांट दिया, मैंने अपने नंबर को 3 पार्ट में कर दिया इन पाइथन। तो यहाँ पे पाइथन क्या है, नंबर में इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। उसके बाद सिक्वेंशियल टाइप है, मैपिंग टाइप है, ये अभी हम नहीं देखेंगे, क्योंकि मेनली डेटा टाइप भी नहीं है एक तरीके से अगर देखा जाए, तो ये डेटा टाइप के आगे का पार्ट है, जो कि अब डेटा टाइप में इंट्रोड्यूस करने लग गए हैं लोग, लेकिन ये डेटा टाइप का पार्ट नहीं है। जब हम एक बार, एक टर्म होता है एरे, ये एरे है, वो मैं आगे आपको समझाऊंगा ये एरे कैसे है और एरे होता क्या है, अभी उस पे नहीं आते, अभी के लिए आप ये समझिए जो मेन मेन है मेरे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो क्या है, टेक्स्ट टाइप है, न्यूमेरिक टाइप है, और मेरे लिए बुलियन टाइप है। टेक्स्ट टाइप मतलब नेम टाइप, न्यूमेरिक टाइप मतलब नंबर, बुलियन टाइप मतलब वही बुलियन जो हम ट्रू फॉल्स की बात कर रहे थे, उसको हम बुल से प्रेजेंट करते हैं, BOOL। BOOL को दो ही वैल्यू, दो टाइप की वैल्यू जा सकते हैं, या तो ट्रू फॉल्स नहीं तो 0 1। आप ट्रू फॉल्स वैल्यू दे सकते हो, नहीं तो
0 और 1 दे सकते हो, उन दोनों में से कोई भी आप वैल्यू से दे सकते हो। अब उसके बाद आते हैं बाइनरी टाइप, भी एक टाइप होता है, ये अभी हम नहीं पढ़ेंगे और आपके यूज में भी नहीं है, कि यूज में तब आता है जब हम बाइनरी ऑपरेशंस का काफी इस्तेमाल करते हैं। बाइनरी ऑपरेशंस बोले तो ये टूज कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट, ये अलग चीजें हैं, वहां पे अभी हम नहीं घुसते, बहुत लंबा चला जाएगा। अभी बस इतना समझिए, अभी हमारे उसमें नहीं है, एडवांस में काउंट होता है ये। एडवांस पाइथन जब पढ़ते हैं तब वहां पे ये चीज देखी जाती है, बेसिक और इंटरमीडिएट तक इस चीज को हम नहीं पढ़ते हैं। अब उसके बाद आते हैं, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये देखिए, टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन क्या काम करता है? मान लेते हैं मेरे पास कोई वेरिएबल है एक्स। अभी मुझे ये तो पता है यार, मेरी लेट से मेरे पास एक लाइन ऑफ, मेरे पास एक फाइल है जिसमें 10,000 लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है। मुझे ये पता है यार, मेरे पास इस पूरी उसमें ना एक वेरिएबल है एक्स, उसमें किस टाइप की वैल्यू स्टोर्ड है मुझे ये नहीं पता। मुझे ये पता है मेरी पूरी फाइल के अंदर एक्स नाम का एक वेरिएबल है, लेकिन उसमें कौन सा डेटा स्टोर्ड है मुझे ये नहीं पता। मतलब मुझे ये नहीं पता ये वेरिएबल किस डेटा टाइप को होल्ड करके बैठा है। तो मुझे अगर पता लगाना हो किस डेटा टाइप को होल्ड करके बैठा है, मैं इस फंक्शन का इस्तेमाल करता हूं, टाइप का। मुझे कुछ नहीं करना होता, टाइप लिख के इसके अंदर अपने वेरिएबल का नाम मेंशन करना होता है, तो मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे एक्स जो वेरिएबल है उसमें जिस भी टाइप की वैल्यू स्टोर्ड है मेरे को वहां पे पता लग जाती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है एक्स इक्वल टू 5, नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा प्रिंट के अंदर टाइप ऑफ एक्स, टाइप ब्रैकेट के अंदर एक्स। तो टाइप ब्रैकेट के अंदर एक्स होगा क्या, वो जो भी डेटा टाइप है उसको बता देगा। तो मुझे क्या बता रहा है कि भाई साहब ये इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करके बैठा है। ये कौन सी वैल्यू को स्टोर करके बैठा है? इंटीजर टाइप को स्टोर करके बैठा है। वहीं पे अगर x इक्वल टू मैं लिखता 5.0, तो वहां पे आ जाता फ्लोट को स्टोर करके बैठा है। वहीं पे मैं लिखता इसको आपका लेट से 5 इस तरीके से, तो वो बता देता स्ट्रिंग टाइप को होल्ड करके बैठा है। वहीं पे मैं लिखता 6 ऐसे या p, तो बता देता भाई साहब ये भी स्ट्रिंग को ही प्रेजेंट करता। तो आपको इस तरीके से वो वैल्यू प्रेजेंट करता है, कैसी वैल्यू स्टोर करके बैठा है। समझ पाए आप? टाइप का इस्तेमाल क्या होता है? वैसे जनरली देखा जाए टाइप का इस्तेमाल करते कहाँ पे हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया, जब बहुत सारी लाइन ऑफ कोड होता है, कोई डेवलपर है जो ये टेस्टिंग में बहुत यूज होता है ये वाला फंक्शन। तो ये जो टाइप फंक्शन है टेस्टिंग में बहुत यूज होता है। टेस्टिंग मतलब एक फील्ड है जहां पे लेट से आपने अपना ऐप बना दिया, आप अपने ऐप को एक पर्सन को देते हो, कहते हो टेस्ट करने के लिए, तो वो क्या करता है, ऐप के सारे कोड को मैन्युअली एक एक करके रन करता है और देखता है कि कौन सा वेरिएबल कौन सी वैल्यू को, मतलब एक एक करके कोड को पूरा एनालाइज करता है। तो उसमें उसको नहीं पता कि भाई साहब जब ये कोड बनाया गया था तो डेवलपर का माइंडसेट क्या था। उसको बस ये पता है कोड बन गया है, तो बन गया है, तो वो क्या करता है, फिर टेस्टिंग के थ्रू पहचानता है कि अगर मान लो उसको वेरिएबल दिख गया, उसे पहचानना है कि भाई साहब इसमें किस टाइप का डेटा स्टोर्ड है। जो डेवलपर है उसे तो पता होता है ज्यादातर, लेकिन जो टेस्ट कर रहा है उसे क्या पता, तो उसको पता लगाने तो टाइप का इस्तेमाल करता है, ताकि। तो यहाँ पे आप समझे टाइप का इस्तेमाल क्या होता है, कि टेस्टर यूज करता है वो पहचानने के लिए कि भाई कोई वेरिएबल उसने देखा, वो जानना चाहता है इसमें कौन सा डेटा टाइप स्टोर्ड है, तो जान सकता है। क्योंकि अगेन टेस्टर भी कंप्यूटर के माइंडसेट से सोच रहा है, इसीलिए उसको इंटरेस्ट इस चीज में नहीं है कि वो वैल्यू क्या स्टोर करके बैठा है, उसको भी इंटरेस्ट इस चीज में किस टाइप की वैल्यू स्टोर करके बैठा है। क्योंकि कंप्यूटर को मतलब इस बात से है कि भाई साहब वेरिएबल में टाइप कौन सा है। क्योंकि जो टेस्टर है, डेवलपर है, उसका माइंडसेट ही क्या है हमेशा से, कि कंप्यूटर को क्या समझ आ रहा है। वो इस माइंडसेट से काम नहीं कर रहा है कि वो खुद क्या समझ रहा है, वो इस माइंडसेट से काम कर रहा है कंप्यूटर क्या समझ रहा है। तभी वहां उसे उसी के तरीके से चीजें देख रहा है। और हमारी चीजें भी वैसी ही बनाई गई हैं कि कंप्यूटर को हम अंडरस्टैंड कर सके, पूरा एनालिसिस हमारा इसी बेस पे हो कि कंप्यूटर को क्या समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो ये वाला हो रहा है टाइप। तो अभी के लिए हम यहाँ तक देख लिया हमने, किस तरीके से हमारे डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स हमने देखा यहाँ तक, कैसे हमारे वेरिएबल्स हैं और डेटा टाइप्स हैं काम कर रहे हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे